नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी घरेलू हिंसा के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीते 17 दिनों में यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर आज तक राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में महिलाओं पर हमले के 3 बड़े मामले और दरिंदगी से भरे मामले सामने आए हैं। इसमें निर्दयी पति ने चरित्र संदेह में पत्नी के हाथ और पैर पर धारदार हथियार से हमले कर, एक मामले में तो प्रेम विवाह के बाद भी पति ने पत्नी पर हमला कर दिया। हालांकि मामले में प्रदेश सरकार ने सख्त कानून बनाने की बात जरूर कही है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश भी की है। महिला अपराध पर कानून और सियासत पर सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मार्च भोपाल के निशातपुरा में चरित्र शंका में प्रीतम सिंह सिसोदिया ने फरसे से पत्नी संगीता की बाएं हाथ की हथेली और बाएं पैर के पंजे को काटा। 22 मार्च सागर जिले में चरित्र शंका में पति रणधीर ने पत्नी आरती को जंगल में ले जाकर दोनों हाथ कुल्हाड़ी से काटे। 25 मार्च बैतूल में पति ने घर पर सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी का एक हाथ और दूसरे हाथ की 3 उंगलियों को काट दिया। ये तीनों घटनाएं इस बात की गवाही दे रही हैं कि मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा के मामले किस कदर बढ़ते जा रहे हैं और महिलाओं के प्रति पुरुषों की मानसिकता कितनी नीचे गिरती जा रही है। महिला अपराध के ये तो महज 3 ही मामले हैं जो हाल ही में सामने आए हैं, लेकिन ऐसे कई महिला अपराध के मामले हैं जो या तो समाज के शोर में दब जाते हैं या फिर परिवार की बेड़ियां महिलाओं को घर पर बैठा देती हैं और महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार को सहती रहती हैं। हालांकि लगातार बढ़ रही घरेलू हिंसा को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कानून बनाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पति का अपनी ही पत्नी का हाथ काटना बहुत ही गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाएंगे। साथ ही साथ सीएम ने प्रदेश के डीजीपी विवेक जोड़ी को निर्देश दिए हैं कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर पीड़िताओं को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। 3 बहनों के 15 दिनों में हाथ काटे गए, पति ने काटे। ये घरेलू हिंसा का मामला बेहद गंभीर है। आज डीजीपी को मैंने निर्देश दिया है कि चिन्हित अपराध मान के जिन्होंने हाथ काटे हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। लेकिन ये मामला तब और गंभीर हो जाता है अगर और कोई हमला करे तो अपराध है, लेकिन पति अगर हाथ काटे तो विश्वास का खून है। महिला अपराध पर जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा का कहना है कि सबसे पहले बीजेपी अपने कार्यालय से अपराध कम कर ले, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही 2 लड़कियों ने बीजेपी कार्यालय की लाइब्रेरी में उनके साथ छेड़छाड़ की शिकायत की थी और बीजेपी ने मामले को दबाने की कोशिश की। शिवराज जी कह रहे हैं फास्ट ट्रैक बना के महिला अपराधों पर निर्णय लेंगे। भैया पहले अपने कार्यालय को तो सुरक्षित कर दीजिए। आपके कार्यालय में जो 2 बच्चियों ने शिकायत के नाम पर जो वीडियो जारी करे थे और उसकी शिकायत आप तक पहुंचाई थी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई आपने नहीं करी है। शारीरिक रूप से प्रताड़ना, शारीरिक हनन करना, ये सारे कृत्य आपके कार्यालय से ही प्रारंभ हो रहे हैं। पहले अपने कार्यालय में और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करिए। और ये अच्छी बात है कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, पर ऐसी बातें पिछले कई टर्म में आपने कई बार करी है। मूर्त रूप में लाइए, धरातल पे कुछ करिए। केवल और केवल जुमले और अपनी घोषणाओं को अंजाम देने का भी काम करें, क्योंकि देते रहे घोषणा करते ही नहीं। पतियों के हमले में घायल हुई तीनों महिलाओं को राजधानी भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके हाथ जोड़ने की भरपूर कोशिश की। हालांकि महिला अपराध का मुद्दा राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन मामले में हमेशा से ही राजनीति ही हुई है। विपक्ष महिला अपराध पर लगाम न लगाए जाने पर हमेशा से सरकार को घेरता रहा, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति नहीं, एक ऐसे अभियान की जरूरत है जो पुरुषों की सोच को बदले और घरेलू हिंसा पर रोक लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
महिला अपराधों में रोकथाम के लिए शासन प्रशासन लाख दावे कर रहा हो, लेकिन महिला अपराध पर अंकुश नहीं लग रहा। बीते साल की अगर बात करें तो साल 2020 में हर दिन 137 महिलाओं के साथ कोई ना कोई अपराध हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस रिकॉर्ड के आंकड़े ये भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। इसमें साल भर में महिलाओं के साथ अलग अलग अपराधों में 49,823 मामले दर्ज किए गए हैं। हालात ये है कि कोविड के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में भी प्रदेश में महिला अपराधों में कोई कमी नहीं आई। मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से हर महीने जारी किए जाने वाली रिपोर्ट में कुछ ऐसे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 12 महीनों में ही 4,000 से ज्यादा दुष्कर्म और 6,000 अपहरण के मामले सामने आ चुके हैं। घरेलू हिंसा के मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है और इसी तरह के हालात बने हुए हैं जहां तमाम तरीके से कोशिश करने के बावजूद भी लगातार अपराध बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या प्रशासन के लिए ये बनी हुई है कि सड़कों के बाहर तो महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन घरों के अंदर महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखे, ये एक बड़ी समस्या है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट अमिताभ गुप्ता, उनके साथ बातचीत करेंगे। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पे। आज महिला अपराध से जुड़े 3 ऐसे गंभीर मामले मध्य प्रदेश में निकलकर सामने आए हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं एक बार फिर से न सिर्फ पूरे समाज को बल्कि पूरे राज्य को झकझोर के रख दिया है कि पुलिस बाहर तो सुरक्षा दे सकती है महिलाओं को, पर अब महिला घर के अंदर सुरक्षित नहीं रह पाई है। सरकार कह तो रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं उस पर काम करेंगे और इन पर जल्द से जल्द महिला को न्याय दिलाएंगे, पर ये तो आफ्टर मैथ है। शुरुआत इससे होनी चाहिए कि आखिर इन अपराधों को रोका कैसे जाए। आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, ये जो अपराध जो महिलाओं के खिलाफ होते हैं उसमें बहुत ज्यादा जो है जो कहते हैं कि बात जो है मायने रखती है, वो क्या है कि हम किस मानसिकता को पैदा कर रहे हैं सोसाइटी की। हमारी जो बेसिक स्कूलिंग है, हम उसमें इस बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि हमारा जो भी बच्चा वहाँ पढ़ रहा है उसका किस तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, किस तरीके से वो जो है अपने ऑपोजिट जेंडर को देखे। इस बारे में कोई भी सिलेबस नहीं है, ना ही कोई क्लास है, ना कोई इस बारे में कोई चर्चा है। देखिए, एक दिन में कोई भी बीमारी बढ़ती नहीं है जी। वो समय पाती है, अपने लिए माहौल पाती है तो बीमारी बढ़ती है। मैं इसको एक सामाजिक बीमारी के तौर पे देखता हूँ और इसमें ज्यादा जरूरी ये है कि हमारे बच्चों की जो अपब्रिंगिंग हो वो इस तरीके से हो कि वो अपने ऑपोजिट सेक्स के बारे में उसके अंदर सम्मान की भावना, उसके अंदर में उसको दबाने की भावना ना हो, उसको कमजोर समझने की भावना ना हो। हम इस तरीके से अगर अपनी स्कूल में इस तरह के कुछ पाठ्यक्रम में बदलाव लाए तो इसका जरूर परिणाम मिलेगा। अमिताभ जी, जैसे आपने कहा कि ये एक सामाजिक बीमारी है, तो इसी सामाजिक बीमारी से ग्रसित कई लोग हैं जो पुलिस में भी कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं और कैसे कई मामले निकलकर सामने भी आए हैं। या डोमेस्टिक वायलेंस केस लेकर महिला पहुंचती भी है पति के खिलाफ तो पुलिस ही उनकी सुलह कराने में लग जाती है या बोलती है कि पहले आप आपसी बातचीत कर ले। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि अगर कोई बहुत हिम्मत चाहिए अपने पति के खिलाफ उठकर खड़े हो। मैं आपको बताऊं, परिवार परामर्श केंद्र बोल करके जो एक ढकोसला चल रहा है, मैं उसको ढकोसला इसलिए बोलता हूँ कि परिवार परामर्श केंद्र में एक जो है आपका सामाजिक कार्यकर्ता होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक पुलिस वाला होता है, सब लोग मिलकर के उस समस्या का हल निकालते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब ये सिर्फ कागजी जमा खर्च है और कुछ नहीं। ओके। इसमें किसी तरीके से जिस तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है, वहां पे सिर्फ एक काम होता है कि महिला अगर शिकायत लेके गई तो पुलिस को पुरुष को बुला करके डांट डपट कर देते हैं ताकि उसका ईगो सेटिस्फाई हो जाए महिला का और पुरुष का थोड़ा सा मान मर्दन हो जाए। ये इलाज नहीं है, ये इलाज नहीं है। आप अगर बात करते हैं कि हमने नए नए कानून दिला दिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ला दिए, उसको कानून में सख्ती ला दी, साहब आप नए नए दवाएं लाते जाइए, लेकिन जहां पे वो वायरस बैक्टीरिया बीमारी पनप रहा है उसको नहीं खत्म करेंगे तो इन दवाओं का कोई असर नहीं होगा। निश्चित रूप से। तो आप अमिताभ जी क्या देखते हैं सबसे बड़ी समस्या कहाँ से शुरू होती है? डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा। डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में हम आपको एक चीज बताएं, सबसे बड़ी हमारा जो सामाजिक ताना बाना है आज की डेट में इस तरीके से वो संकीर्ण हो गया है। आज समाज में एक घर को दूसरे घर से मतलब, मान लीजिए कि अगर किसी महिला को प्रताड़ना हो रही है घर में तो क्या उसके पास पड़ोस के लोग आवाज नहीं उठा सकते?
लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे कत्ल हो जाए किसी का सामने, कोई खिड़की नहीं खोलता। ये जो समाज बनता जा रहा है, समाज में संवेदनशीलता कम होती जा रही है। हाँ, ये संवेदनहीनता के साथ में एक अजीब भय है। उनको क्यों प्रशासन से भय है, ये सोचने की बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद के लिए भी अगर पुलिस से संपर्क करता है तो उसे ये भय क्यों होता है? अगर मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मैं जिस घर में रहता हूँ, मेरे घर के बाहर मैं ये दावा कर सकता हूँ कि इस तरह का कोई अपराध कर नहीं सकता। नहीं अमिताभ जी, जैसे हमने देखा है कि पहले ऐसा देखने को मिलता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं पर अत्याचार ज़्यादा होता था, वहाँ उनका दमन किया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। पर अब ऐसा देखने को मिल रहा है शहरी क्षेत्र की घटनाएं हैं। इनमें से 2 घटनाएं तो ऐसी है कि शिक्षित लोग थे, उन्होंने इस तरह की हरकत की अपनी ही पत्नी के साथ, की कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी, और एक की तो सोते समय हत्या कर दी गई। तो अशिक्षा का मामला तो नहीं लगता है ये। और अभी हाल ही में शिक्षा का मामला बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको अशिक्षा से बिल्कुल जोड़कर नहीं बता रहा हूँ आपको। मैंने जो भी अभी आपको एजुकेशन में की बात की, वो ऐसी शिक्षा से संबंधित नहीं था, वो एक सामाजिक सरोकार से संबंधित शिक्षा की बात थी। मैं जो बात कह रहा हूँ कि आज हमारी सोसाइटी में जो एक दूसरे के प्रति इग्नोरेंस है, संवेदनहीनता है, कि कोई किसी को कुछ भी तकलीफ हो हम हाथ फेर करके चले जाते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, दहेज प्रताड़ना के मामलों में अगर मोहल्लेवार भी अगर लोग जागरूक हो जाए। आप एक और इम्पोर्टेंट चीज बताऊं आपको, जो कि आपको कोई बताएगा इसलिए नहीं क्योंकि मैं इससे संबंधित इसलिए बता सकता हूँ जी। आप दहेज प्रताड़ना के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, आप पूछिए कि पुलिस पड़ोस के कितने लोगों की गवाही लेती है। लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है ना। मान लीजिए दहेज प्रताड़ना के केस में पुलिस अगर मान लीजिए मोहल्ले के 10-20 लोगों को गवाह बनाए तो लोगों को लगेगा कि हाँ हमारा कोई रोल है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक प्रशासनिक फेलियर भी है कि लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते इसी सही चीज के लिए स्टैंड लेने जाए तो भी। तरीका है इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है उसमें फेलियर है। तो एक तरफ लोग प्रशासन की ओर बढ़ के नहीं आते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या। तो सरकार को लगता है कहीं ना कहीं वो चाहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट से। मैं आपको छोटे से उदाहरण देता हूँ। आज आप सड़क पे देख लीजिए, कोई मनचला अगर किसी को छेड़ रहा हो तो बाजू से सब चले जाएंगे, कोई आवाज नहीं उठाएगा। ये संवेदनहीनता ही इस तरह के अपराध को बढ़ावा देती है। घर में किसी के झगड़ा हुआ पति पत्नी के बीच में, पति जो है सड़क पे निकल के मार पीट रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ये चीजें जो है चीज को बढ़ावा देती हैं। कुल्हाड़ी एक दिन में नहीं उठी होगी। कहाँ आप इस पूरी समस्या का समाधान देखते हैं? क्योंकि एक तरफ तो समाज में महिलाओं की बराबरी की बात होती है, लेकिन घरों के अंदर जाती है वो बराबरी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। नहीं साहब, यहाँ पे ताकत की बराबरी की बात दी। आप इस चीज को देखिए कि ईश्वर ने जिस तरीके से महिलाओं को बनाया है, महिलाओं को मेरा उनको ये संदेश है कि आप ताकतवर बने, आप भी पुरुषों जैसा ताकतवर बन सकती हैं। अगर आप एजुकेटेड हो सकती हैं, आप नौकरी पेशे में जा सकती हैं, तो शारीरिक रूप से भी ताकतवर। आर्थिक रूप से जी उनको सिर्फ एक चीज के डेवलपमेंट से नहीं देखना है, उनको ये भी इस बारे में भी सोचना है कि नहीं, कोई अगर उनको प्रताड़ित करता है तो उनको उसको प्रतिरोध करने की क्षमता और उसके अंदर पैदा करती है। अमिताभ जी, ज़्यादातर राज्यों में 8 से 9 बजे के बाद काम करने के लिए महिलाओं को मंजूरी नहीं होती है। मतलब जिस देश के राज्य में महिला को 8 से 9 बजे के बाद काम करने की मंजूरी नहीं है, वहीं से सिद्ध हो जाता है कि कितने कमज़ोर हालात हैं हमारे सामाजिक ताने बाने के, कि महिलाओं काम करते हुए भी सुरक्षित नहीं है, काम से लौटने के बाद भी सुरक्षित नहीं है, और इन्हीं हालातों में हम जी रहे हैं। चुप है, यहाँ पे हर आदमी चुप है, दूसरे की प्रताड़ना को देख के आग बंद किया हुआ है। और ये जो समस्या है ये काफ़ी जटिल है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिला है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में महिला केस लेकर आती है और बाद में खुद ही पलट जाती है या केस वापस ले लेती है। ऐसे में नहीं, देखिए इसके पीछे वजह यह है कि कोई भी हमारा जो सामाजिक ताना बाना ये है कि कोई भी व्यक्ति परिवार को बिखरना नहीं चाहता, परिवार को बिखेरना नहीं चाहता। हाँ, हमारे समाज में डिवोर्स को काफी ओछी नजरों से देखा जाता है। नहीं, ओछी नजर से नहीं देखा जाता है। इसके पीछे हमारी जो सदियों की परंपरा चली आ रही है कि हमारा जो परिवार है वो अपने आप में एक संस्था है। आप देखेंगे, अगर हिंदू लॉ को भी देखेंगे तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। तो हम उस संस्थागत व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज जो आप शहरों में जाकर के देखें कि लोग किस तरीके से एक बंद कमरे में रह रहे हैं और पड़ोसी को पड़ोसी से मतलब नहीं।
मैं ये बोलता हूँ कि सिर्फ अगर ये थोड़ा सा सरोकार शुरू हो जाए ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हालांकि एग्जांपल थोड़ा सा नेगेटिव है। कॉलोनियल समय में जब अंग्रेजों का शासन था यहाँ पे, तो अक्सर जो है क्रांतिकारी जो होते थे तो सरकार के विरोध में जो है रेल की पटरियों वगैरह को डैमेज कर देते। तो उसमें होता यह था कि सरकार जो है उस पटरी के इर्द गिर्द दोनों तरफ के गांवों को कलेक्टिव फाइन करती थी। तो इसका नतीजा यही होता था कि उस गांव के ही लोग जाकर के जो है वहां पर उसकी पहरेदारी करते जी। मैं ये बोलता हूँ कि हमारी सोसाइटी में ये क्यों नहीं है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समाज की, उस मोहल्ले की या उस पास पड़ोस की क्यों नहीं फिक्स होती है। निश्चित रूप से इस बारे में थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। हमारे कानून बनाने वाले को फास्ट ट्रैक कोर्ट देना और जनता के ऊपर में एक और वजन डालना और कुछ नहीं। अमिताभ जी, आपने इस तरह केसेस अक्सर हैंडल किए होंगे अपने करियर में। मैं इसको लेकर जानना चाहूंगा आपसे, जिस तरह की 3 क्राइम अभी हुए हैं हाल ही में, भोपाल, सागर में और बैतूल में, इनको लेकर ये देखने को मिला है कि जिस तरह से जिस दरिंदगी से घटना हुई है, ऐसा लगता है देखने में प्रथम दृष्टया कि ये हीट ऑफ द मोमेंट वाले क्राइम है। हो सकता है चरित्र शंका की चलते ये क्राइम किया गया हो, लेकिन इतना हीनियस क्राइम किया गया है। नाउ द थिंग इज, मैं इस पे बात करना चाहूँगा, जैसे हम सिगरेट के डब्बे पर देखते हैं हमेशा उस पर लिखा रहता है स्मोकिंग किल्स। नेक्स्ट सम हाउ वी सी कि जो कानून है और इसकी जो सजा है, क्या लोगों को इसके बारे में पता नहीं है या उनको इसका डर नहीं लगता है, इतने इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं। उसके पीछे वजह ये नहीं है कि कानून का पता नहीं है या कानून का डर नहीं है, कुछ इग्नोरेंस है जरूर। लेकिन मैं आपको बताया ना कि वो थप्पड़ से शुरू होता है, गाली से शुरू होता है, तब कुल्हाड़ी पहुंचता है। और ये झगड़े जो हैं आपको एक दिन में ऐसे रूप नहीं लेते। जिसमें आपको मैं ये भी बताऊं कि लड़की के परिवार वालों को भी थोड़ा सा इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ एक और गंदी परंपरा है कि शादी के बाद अमूमन जब तक लड़की मर नहीं जाती, घर के लोग जो है इंटरेस्ट नहीं लेते। ये बात तो सच है। परिवार के लोगों को इस बारे में कि अगर लड़की को प्रताड़ना हो रही है तो आप उसका उपाय करें। कानूनी उपाय हैं, इसके तमाम उपाय हैं कानूनी। जैसे कि आपने कहा कि थप्पड़ और गाली से शुरुआत होती है, क्या उस शुरुआत को रोकने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारे समाज में अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि हमारे समाज की महिलाएं वैवाहिक जीवन में मारपीट को उस विवाह जीवन का हिस्सा मान बैठती हैं। बोलते कि पति पत्नी में ये तो चलता रहता है, कॉमन स्लैंग। देखिए, बातचीत में होने वाले झगड़े अलग हैं, लेकिन जहाँ पे असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट की बात आती है, तो वहाँ पे परिवार को सोचना चाहिए कि क्या वाकई में वो वहाँ पे सुरक्षित है और नहीं है, तो ऐसे संबंधों को जो है खत्म कर देना बेहतर है। अमिताभ जी, अक्सर वो आगे जाकर के अपराध की परिणति निकलती है। जी अमिताभ जी, चले हमारे साथ रोमा भट्टाचार्य जी जुड़ी हैं, मनोवैज्ञानिक है। रोमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पे। जी जी नमस्कार जी। रोमा जी, मध्य प्रदेश में 3 ऐसे मामले आए हैं और लगातार एनसीआरबी की अगर रिपोर्ट पे नज़र डालें तो इस तरह के लगातार मामले सामने आते रहे हैं। इसमें महिलाओं के अगेंस्ट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत ही हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर हमारे समाज में अब तक इतनी डेवलपमेंट के बावजूद भी हम, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वहीं पर पड़े हुए हैं जहाँ से शायद शुरुआत की थी। सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है आज के समय में प्रशासन और कानूनी व्यवस्था दोनों के लिए कि डोमेस्टिक वायलेंस को कैसे रोके या कंट्रोल करें। आप किस तरह से देखती हैं इसे? जी बिल्कुल, आप बहुत ज़्यादा मतलब इस बात को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन जो है वो सिर्फ घर के बाहर नहीं है। मैक्सिमम वायलेंस के अपराध जो होते हैं वो बहुत चुपचाप तरीके से घर के अंदर ही होते हैं और ज्यादातर मामले घर के अंदर ही होते हैं। अभी बहुत सारे केसेस आप लोग के माध्यम से जो आए हैं कि हाथ पैर काट देना या प्राइवेट पार्ट छील देना और इस तरह की चीजें सामने आई हैं। ये समझना और जानना बहुत जरूरी है कि आज भी जो है महिला का दर्जा जो है वो एक सेकेंड ग्रेड सिटीजन की तरह है अपने देश में, अनफॉर्चुनेटली। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर इक्वालिटी के पार्ट घर के अंदर से शुरू होना जरूरी है। लड़के लड़कियों को जिस तरह से हम परवरिश करते हैं एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे बेस्ड होना चाहिए और घर के अंदर ही जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो माहौल है वो बरकरार होना चाहिए। तो ही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो जेंडर इक्वालिटी को समझ के बड़े होते हैं।
लेकिन हमारे से पहले जनरेशन की बात करें या अभी जो एडल्ट जनरेशन है, उन्होंने हमेशा अपने घरों में देखा है कि जो घर का मुखिया है वो रौब जमाता है माँ पे, जब मर्जी चिल्ला चूट करता है, गाली गलौज करता है या हाथ उठा देता है, वो नेगलेक्ट करता है, किसी टॉपिक पे उससे डिस्कस नहीं होगा, डिसीजन अपनी मर्जी से लिया जाता है। तो ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं जो मानसिकता पे असर डालती है और एक महिला को दूसरे दर्जे पे रखती है। और जब भी ऐसा होता है तो वीक जो होता है, ऐसा मतलब ऐसे तो मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि विमेन इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स, लेकिन फिजिकली वीक होने के कारण हमेशा जो है उसको टारगेट किया जाता है, छोटी छोटी बातों पे वर्बली अब्यूज की जाती है, इमोशनली अब्यूज की जाती है, फिजिकली भी अब्यूज की जाती है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि वर्बल और इमोशनल अब्यूज भी अत्याचार है और ये रहती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करना, गर्ल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, घर के अंदर माहौल सही करना, स्कूल्स में जेंडर सेंट्रलाइजेशन होना, जेंडर इक्वालिटी होना, ये जरूरी है, तभी शायद आगे के कुछ। रूमा जी, अभी अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, एडवोकेट हैं। कहेंगे कि ये पुरुष प्रधान समाज है, ये इंसान प्रधान समाज है, क्योंकि इंसानियत जो है उसके जो आज घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। तो पुरुष प्रधान समाज से हमें एक इंसान प्रधान समाज में तब्दील होने के लिए घरों के अंदर से शुरुआत करनी होगी। अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि हमारे समाज का जो ताना बाना है वो कुछ ऐसा है कि महिलाओं को ऐसे बचपन से सिखाया जाता है कि सर झुका के चलिए, जो बोले वो सुने, और पति का घर ही उसका आखिरी घर होता है, इस तरह की बातें। तो हमें महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है या पहले उनके माँ बाप को समझाने की ज़रूरत है कि इस तरह की मानसिकताओं को बढ़ावा ना दें? जी बिल्कुल, देखिए अभी माँ बाप जो है 40-50 जी, क्योंकि रूमा जी अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी अगर मामला डिवोर्स तक पहुंचता है, उनकी काउंसलिंग होती है, तो हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग होती है, उनके पेरेंट्स की नहीं, जिनकी वजह से शायद ये हो रहा है। जी, क्योंकि अब देखिए मामला ये होते हैं कि पेरेंट्स की अब काउंसलिंग जो है वो सिर्फ मुद्दे बेस्ड हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अंदर तक जाके उनकी सोच विचार बदलना अब लगभग नामुमकिन हो जाती है। लेकिन जो थोड़े सी यंगर एज ग्रुप है, अगर वो 20s में है, 30s में है, तो हम उनकी फिर भी काउंसलिंग कर सकते हैं। जो सोच विचार डीप रूटेड हो गई है उसको बदलना बहुत ज्यादा एक मतलब लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यंगर जनरेशन को एजुकेट करना फ्यूचर जनरेशन के लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यही जो आज यंग लोग हैं यही कल के जो है भावी नागरिक होंगे, और उसमें जब हम इक्वालिटी और काउंसलिंग करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव। समय थोड़ा सा कम है, आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगा, महत्वपूर्ण है कि अशिक्षित समाज में जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, वहाँ पर अगर इस तरह के अपराध है तो कहीं ना कहीं लाजमी है, क्योंकि वहाँ वो समाज ही पिछड़ा हुआ है मानसिक रूप से। पर आज शिक्षित समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे घर के पढ़े लिखे लोग अपनी पत्नियों को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। क्या कारण देखते हैं आप किसके पीछे? अशिक्षा, परवरिश, समाज, या कुछ और? नहीं, ये पूरा का पूरा जो समाज है वो इंडिविजुअल लोगों से बनता है, और समाज का यूनिट है फैमिली, और फैमिली के यूनिट है इंडिविजुअल मेंबर्स। हर इंसान की मानसिकता जरूरी है। तो जो ये हमारा एक घर का मुखिया वाला जो एक लाइन होती है, ये हम मानते हैं कि घर का जो पैसे कमाता है वो घर का मुखिया है, जो पुरुष है वो घर का मुखिया है। ये वाली कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही एक सुनने में नहीं लगता है, लेकिन ये बहुत गहरे रूप से मानसिक लेवल पे असर करता है और घर की महिला को एक दूसरे दर्जे पे लाके खड़ा करता है। तो यही मानसिकता हटानी पड़ेगी। हर इंडिविजुअल एक फैमिली का उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर वो होम मेकर भी है, अगर अशिक्षित भी है, वो भी घर में योगदान दे रही है, जिसके कारण आप बाहर जाके काम कर पा रहे हो। तो ये घर का मुखिया वाला शब्द जब तक हम लोग अपने डिक्शनरी से हटा नहीं देते, तब तक ये धीरे धीरे लोगों की मानसिकता में छेद करेगी, लोगों की मानसिकता को दूषित करेगी। तो घर का मुखिया कोई नहीं होता, पुरुष प्रधान समाज है, ये बोलना हमें बंद करना पड़ेगा। इंसान प्रधान समाज की ओर हमें, इंसानियत प्रधान समाज की ओर हमें बढ़ना है।
तो ये छोटी छोटी जो क्लीशेज हैं इनको हटाना जरूरी है और ये हर शुक्रिया इंडिविजुअल डॉक्टर में रूमा कर्तव्य है। भट्टाचार्य जी अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। माफ़ कीजिएगा समय थोड़ा सा हमारे पास सीमित है। अधिवक्ता अमिताभ जी भी हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की राय के लिए। तो ये 3 मामले निकल कर जरूर सामने आए थे, पर ये व्यवस्था बहुत लंबे समय से चली आ रही है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े समाज में, बल्कि आज के शिक्षित समाज की समस्या बनी हुई है। यहाँ पर हर तरह के अपराध हो रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन और कानून दोनों के लिए ये चुनौती बनी हुई है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आप सोच रहे होंगे कि शायद इसका कुछ समाधान निकलकर सामने आएगा, लेकिन ज़रूरी यह है कि पहल आपसे होनी चाहिए। आपके आसपास हो रही चीज़ों को सुधारने की कोशिश भी आप ही को शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस आपके घर के बाहर आपको सुरक्षा दे सकती है, घर के अंदर आप ही को कदम उठाना है। देखते रहना टीवी। नमस्कार।